हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन रोजाना के समान ही आज भी राजस्थान का भूगोल पढ़ते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अपन पढ़ रहे थे पिछली क्लास में राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण। तो राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण अपन ने दो प्रकार से कर लिया है। एक तो सामान्य रूप में वर्गीकरण किया और 9 भागों में उसका डिवाइडेशन कर लिया है, और दूसरे प्रकार का वैज्ञानिक पद्धति से 5 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। ठीक है, अब पढ़ेंगे राजस्थान में मिट्टियों की समस्या। तो समस्या के बारे में ये राजस्थान की मिट्टी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि अपरदन। सबसे बड़ी समस्या है अपरदन। सबसे पहले तो भाई समस्या के बारे में इतना विचार चिंतित क्यों है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक संपदा है। इसके बिना संपूर्ण मानव जीवन, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावकारी है। इसलिए अपन चिंतित होकर इस प्रकार की समस्या पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये समस्याओं पर और दूसरी समस्याओं पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। इसकी समस्या पर ध्यान क्यों दिया जाता है? इतना विस्तार से अध्ययन करने का क्या उद्देश्य है? एक ही उद्देश्य है कि मानव जीवन इसके बिना अधूरा है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर इस संसाधन का, इस संपदा का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। ये इसका कारण है, रीजन है। तो पहली समस्या है अपरदन। अपरदन होता क्या है? अपरदन होता क्या है यानी कि प्राकृतिक एवं मानवीय शक्तियों द्वारा मिट्टी के ऊपरी परत क्षीण होकर के और नष्ट होने की प्रक्रिया को अपरदन के नाम से जाना जाता है। आप भी बिल्कुल स्लो स्पीड में है, आप भी इसको नोट कर लेना, मैं भी कर देता हूँ। प्राकृतिक व मानवीय शक्तियों द्वारा ऊपरी मृदा की परत नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपरदन कहलाता है। ठीक है, यानी कि मिट्टी एक अपन ने पढ़ लिया था कि मिट्टी एक जैविक एवं भौतिक तत्वों का असंगठित रूप है। असंगठित रूप है, इसके कण अलग अलग रूपों में, संगठित रूप होते ही चट्टानी रूप धारण हो जाता है। असंगठित रूप है, इसको तोड़ने पर आसानी से टूट जाती है, इसके कण अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, और प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों के द्वारा इस प्रकार की ऊपरी परत जो उपजाऊ रूप में होती है वह नष्ट हो जाए तो उसको अपरदन के रूप में जाना जाता है। नष्ट होने की प्रक्रिया राजस्थान में दो प्रकार से है। दो प्रकार से राजस्थान में अपरदन होता है। अपरदन के प्रकार दो प्रकार है।
पवनों द्वारा और जल द्वारा। पवनों द्वारा और जल द्वारा। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पवनों द्वारा अपरदन। पवनों द्वारा अपरदन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इन तीनों चीजों पर विचार विमर्श करते हुए क्वेश्चन बनता है और इसी से संबंधित अपन अध्ययन करेंगे। तो पवनों द्वारा अपरदन क्षेत्र कौन से क्षेत्र में होता है? इसका क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान, यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थलीय प्रदेश में पवनों से अपरदन सबसे अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, पवनों के द्वारा जो अपरदन होता है वह उसको क्या कहा जाता है? इसको चातरी अपरदन के नाम से इसे चादरी अपरदन के नाम से जानते हैं। कौन सा? चादरी अपरदन अथवा अपवहन। अपवहन भी इसे कहा जाता है। आज सर्दी का दौर बहुत तीव्र गति से है और कड़ाके की सर्दी प्रारंभ हो गई है। इस सर्दी में बच करके गर्म कपड़े पहन करके रहना अति आवश्यक है। गर्म खाना इस प्रकार से, बाकी इसके साथ साथ में पढ़ाई तो नियमित रूप से चलती रहे। तो पवनों द्वारा अपरदन का पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश में इस मिट्टी का अपरदन पवनों के द्वारा होता है, तो इसे चादरी अपरदन या अपवहन के रूप में जाना जाता है। यानी कि पवनों के द्वारा पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली पवनों के द्वारा गर्मी के दिनों में तीव्र गति से चलती हुई जो पवनें होती है वे अपने प्रवाह शक्ति के द्वारा उपजाऊ मिट्टी के जो ऊपरी परत के कण हैं उनको उड़ा करके और नष्ट कर देती है। तो एक विस्तृत क्षेत्र में एक साथ उन कणों को उड़ा देना और उनको नष्ट कर देना, उस प्रकार की जो अपरदन की क्रिया है उसको चादरी अपरदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपवहन की प्रक्रिया भी इसे कहा जाता है। तो राजस्थान के इस क्षेत्र में जो होने वाले चादरी अपरदन है उससे इस प्रकार का अपरदन होता है और पवनों के द्वारा इस प्रकार से होता है। दूसरा बात है कि इसके अपरदन होने का क्या कारण है? चादरी अपरदन का कारण चादरी अपरदन का दो कारण है। इसके से संबंधित भी क्वेश्चन बन करके आ जाता है। एक कारण तो है वनस्पति की कटाई या पेड़ों की कटाई, और दूसरा है पशुचारण। खुले में पशुचारण होने से इनके जो पैरों से
ऊपरी मिट्टी की जो कण है वो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, वे टूट जाते हैं और टूटने से हवा के द्वारा फिर वे आसानी से उड़ जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से पशुचारण और वनस्पति की कटाई के द्वारा ये चार्ली अपरदन का कारणों के बारे में कितने प्रकार से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको हल्के में नहीं लेना। तो दो कारण है चार्ली अपरदन का पश्चिमी राजस्थान में, वनस्पति की कटाई और पशुचारण के द्वारा। तो इन कारणों के आधार पर भी क्वेश्चन बन करके आ जाता है। और दूसरा, इसका उपाय क्या है। अब कारणों का पता लगा लिया तो उसका उपाय क्या है कि पवनों के द्वारा इस प्रकार का अपरदन नहीं होना चाहिए। हमें क्या उपाय करना चाहिए कि इससे संबंधित, ये मैं लिख देता हूँ उपाय। चार्ली अपरदन का उपाय, पहला उपाय तो काजरी करता है। काजरी देखना, CARZRI, काजरी, इनकी सेंट्रल क्षेत्रीय शुष्क अनुसंधान, क्षेत्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ पर है, जोधपुर में। ये संस्थान राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित जोधपुर में जो क्षेत्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है, और पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार की जो प्राकृतिक संपदा पर होने वाली समस्याओं से निवारण, अनुसंधान करके और इसका निवारण करने का कार्य करता है। ठीक है, तो कितनी बार क्वेश्चन इसके बारे में भी पूछ लेता है कि काजरी क्या है, कहाँ है, क्या काम करता है। ठीक है, तो शुष्क अनुसंधान करता है। शुष्कता पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार के क्या नाम से, ये वनस्पति नष्ट से संबंधित, इधर से ये मृदा अपरदन से संबंधित जो समस्या उत्पन्न होती है उनसे संबंधित अनुसंधान करके और उसका निवारण करने का कार्य करने वाला संस्थान है। आप भी नोट कर लेंगे, उसको काजरी के नाम से जाना जाता है, और उसका अनुसंधान संस्थान जो मुख्य कार्यालय है वो जोधपुर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी इसके लिए चार्ली अपरदन के उपाय में इस प्रकार का कार्य करता है। दूसरा उपाय है वनस्पति एवं पशुचारण पर रोक। वनस्पति एवं वनस्पति नष्ट होने से प्राकृतिक वनस्पति को नष्ट नहीं करना और पशुचारण पर रोक लगाना चाहिए। और तीसरा कारण है कि पश्चिमी
कृषि क्षेत्रों के पश्चिमी सीमा पर लंबे विशाल पेड़ों की रेखात्मक सीमा बनाना। ठीक है, कृषि क्षेत्रों के जो पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर एक रेखात्मक रूप में विशाल लंबे पेड़ों की सीमा रेखा बना ले, ताकि पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली जो पवने हैं उनका दबाव कम से कम रहे है और उससे मिट्टी का अपरदन नहीं होता है। जैसे मान लो ये इस प्रकार से आपका कृषि क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र से पूर्व की ओर चलती है पवने, इसी क्षेत्र में आपने विशाल पेड़ों की सीमा बना दी। इधर से चलने वाले जो पवने हैं उनका जो दबाव है इन पेड़ों ने रोक लिया है और यहाँ की मिट्टी को अपरदन होने से रोक देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये चादरी अपरदन के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। और आगे दूसरा जो अपरदन है वह है जल के द्वारा। जल अपरदन, ठीक है, जल अपरदन का प्रभाव, जैसे पवनों के द्वारा होने वाला जो अपरदन है उसका प्रभाव अपन ने पश्चिमी राजस्थान में देखा। इसी प्रकार से जल अपरदन का प्रभाव राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है, यानी अरावली के पूर्वी क्षेत्र में। अरावली के पूर्वी क्षेत्र में इसका प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान में भी होता है उन्हें में तो जल के द्वारा, क्या वहां जल नहीं है, क्या वहां वर्षा नहीं होती क्या? वहां भी इसके द्वारा वर्षा होती है, वहां भी इसके द्वारा जल के द्वारा अपरदन होता है, परंतु जल का जो अपरदन प्रभाव है वह अरावली के पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद में जल के द्वारा जो अपरदन होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस प्रकार से होता है ये, यानी कि वर्षा के जल के द्वारा मिट्टी का जो मुलायम कण है वो घुलनशील होकर के जल के साथ में बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाह कर जाता है। तो वो रेंगती हुई, जिस प्रकार से कोई कीड़ा रेंगते हुए इस प्रकार से छोटी छोटी नालियां बन जाती है, कीड़े जिस प्रकार से सर्पिले आकार में छोटी छोटी नालियां बन जाती है, उस अपरदन को नालिका अपरदन के नाम से जाना जाता है। इस अपरदन को नालिका या अवनालिका अपरदन के नाम से जाना जाता है। नालिका व अवनालिका अपरदन के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो एक नालिका इस प्रकार से, दूसरी छोटी नाली भी इसमें मिल गई, फिर इधर से आने वाली छोटी नालियां भी इसमें मिलती चली गई,
है, बड़ा नाले का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी नालियां बनती हुई नालिका अवनालिका बड़ा गहरा नाला बन जाता है इस तरीके से। तो नालिका अवनालिका अपर्दन है और इसे रेंगती हुई मृत्यु का रेंगती हुई मृत्यु उपमा दी गई है। ठीक है, इस जल के द्वारा जो नालिका अवनालिका अपर्दन होता है, इस अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु का की उपमा दी गई है। ठीक है, इसके लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है? जल अपर्दन की आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है? वर्षा वितरण, दूसरा है भूमि का ढाल, भूमि का ढाल, और तीसरा है मृदा की बनावट। ठीक है, तो ये तीनों कारक इस नालिका अवनालिका अपर्दन को प्रभावित करने वाले हैं। तो तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में वर्षा का जल तेज गति से प्रवाह करता है, तो उसके जो मुलायम मिट्टी के जो कण है, वे मुलायम मिट्टी के कण उस जल में घुलनशील होकर उसके साथ बहता हुआ एक छोटी छोटी नालियां बन जाती है और आगे जाकर बड़े नाले का रूप धारण कर लेती है। छोटी छोटी नालियां उसमें चारों तरफ से आकर के मिल जाती है, आपने भी देखा होगा। तो तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और नदी के ढलानों वाले क्षेत्रों में तो इस प्रकार की नालिका अवनालिका और बड़े बड़े बीहड़ बन जाते हैं, बड़े बड़े बीहड़ बन जाते हैं। तो राजस्थान के चंबल, बाणगंगा, लूनी और ये बनास, इन नदियों के किनारों पर जो होने वाला तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में वर्षा के जल के द्वारा जो अपर्दन होता है वह बीहड़ के रूप में होता है। मैं लिख देता हूँ, नदियों के तीव्र ढाल वाले किनारों पर जल अपर्दन से नालिका व अवनालिका तथा बीहड़ के रूप में मिलता है। ठीक है, पहले तो प्रारंभ में तो जल के द्वारा नालिका व अवनालिका के रूप में अपर्दन होता है और इनका लंबे समय तक अपर्दन होते रहने से बीहड़ रूप बड़े बड़े गहरी खाइयों का रूप धारण कर लेता है। तो
नदियों के किनारे जो बड़ी बड़ी गहरी खाइयाँ बन जाती है उसे बीहड़ के रूप में जाना जाता है। चंबल का बीहड़ में विश्व प्रसिद्ध है। चंबल के जो तटीय क्षेत्र में बनने वाले जो बीहड़ है वह जल अपर्दन के द्वारा बनने वाले बीहड़ है। और इसी प्रकार के नालिका व अवनालिका से ही इस प्रकार के बीहड़ों का विकास हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने राजस्थान की मिट्टियों की समस्या के बारे में अपन ने एक समस्या को पढ़ा है, अपर्दन के बारे में। ठीक, अब दूसरी समस्या और पढ़ेंगे और उसका भी निवारण इसी प्रकार से करेंगे। आप भी इसी प्रकार से नियमित रूप से बिल्कुल स्लो स्पीड में साथ के साथ पढ़ते चलें और लिखते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि आने वाले जो कंपटीशनों में पढ़ाई के साथ साथ में इसकी भी तैयारी आपको चलती रहेगी। ठीक है, और आपको एक सूचना इस प्रकार से है कि फर्स्ट सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर और एमए फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म 7 जनवरी 2026 तक है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने इसकी डेट बढ़ा करके 7 जनवरी कर दी है। तो 7 जनवरी तक आप लोग अपने परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे हैं उनसे उन तक यह सूचना पहुंचा देना अपना फर्ज बनता है, और इस क्लास को भी उन तक पहुंचा देना जो पढ़ाई के साथ साथ में इसका भी फायदा मिलता रहे। दूसरी बात है कि आप लोग अपने प्रैक्टिकल फाइल साथ के साथ तैयार करते रहें और प्रैक्टिकल फाइल तैयार करके समय पर चेक करवा लें। ठीक है, धन्यवाद।